मैंने सब पेरेंट्स से बात की कि क्यों नहीं आप अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कराते हैं, क्योंकि एक शुरुआत में अपने से खुद से बनाया वीडियो और उसके ज़रिए बच्चों को समझाना, पेरेंट्स समझाना, ये सारी चीज़ करने का बस। तो हमें इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और ये करना चाहिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए वक्त बहुत कीमती है। एक एक पल उसको ज़ाया ना कीजिए। हमने पूरी वीडियो मतलब वायरल बनानी। तो जब उनसे बात मैंने शुरू की तो ही इज़ ए वेरी मतलब बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट नहीं थे, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे। बट कहने मतलब ये है कि यूट्यूब बनाना 2 मिनट में मैं बना के दे दूंगा आपको, लेकिन उसको चलाना, कंसिस्टेंटली ग्रो करना, आगे बढ़ना लोगों को देखने में लगता है आसान है, लेकिन ये जब भी हम किसी काम को शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो हम सलाह लेते हैं उन लोगों से जिन्होंने वो काम हमसे पहले किया हो। लेकिन ये बात मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ, इसकी वजह है हमारे मेहमान। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपने YouTube चैनल के ज़रिए से UPSC और तमाम सरकारी नौकरियों को जो पा चुके हुए लोग हैं उनका इंटरव्यू करके उन लोगों को सलाह दी है जो लोग उन नौकरियों में आना चाहते हैं। इनका नाम है तनवीर अहमद, जो कि V2 मीडिया IAS नाम की एक YouTube चैनल के ज़रिए उन एस्पिरेंट की मदद करते हैं जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, आपने ये YouTube चैनल कब शुरू किया? यूट्यूब चैनल मैंने आज से तकरीबन हमें लगता है कि 3-4 साल हो गए, 4 साल, इन कोविड से पहले ही मैंने शुरुआत की थी। और यूट्यूब चैनल पे आने का मकसद मेरा यही था कि क्लियरली मैं सोसाइटी के लिए और ख़ासकर एजुकेशनल फील्ड में कुछ करना चाहता था। तो मैं अपनी लोकेलिटी में कुछ चीज़ें मैंने वॉलंटरीली फिज़िकली करनी शुरू की। शायद आप में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनको केंद्रीय विद्यालय के बारे में पता होगा। उसमें उस साल, हाँ, केंद्रीय विद्यालय, उसमें उस साल 27% की रिजर्वेशन आई OBC कैटेगरी वालों के लिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके आसपास कुछ ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पे OBC दर्जे के बच्चे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार सभी पेरेंट्स से हम बात करें, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस बिग चेंजेस, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। मैंने सब पेरेंट्स से बात की कि क्यों नहीं आप अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में कराते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल बॉडीज़ है और वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चों के दाखिले होते हैं तो बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने नाम भी नहीं सुना सेंट्रल स्कूल का। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ख्वाब में नहीं सोच सकते उनके बच्चे एक सेंट्रल स्कूल में पढ़ेंगे। बहरहाल उनको मैंने कन्विंस करने की कोशिश बहुत की, समझाने की कोशिश की, समझ में आया लोगों को। 12 बच्चों के मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे ऑन द स्पॉट, और उसमें से 3 बच्चों के नाम लॉटरी में आ गए। केंद्रीय विद्यालय में लॉटरी सिस्टम होता है, कोई टेस्ट वगैरह होती है। उस 3 बच्चे में 1 बच्चे का वेटिंग था और 2 बच्चों का दाखिला हो गया फाइनली, और अभी वो पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में। वैसे बच्चे जिनके घर में आज तक कोई बच्चे स्कूल नहीं गए, उसके बच्चे आज केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो जब रिज़ल्ट इसकी आए तो उस रात मैं बैठ के बहुत देर तक सोचता रहा कि मेरी इस छोटी पहल पे एक बड़ा चेंज आया है, क्यों नहीं हम इसको और भी लार्ज स्केल पे ले जाएं। तो मैं अपनी लोकेलिटी में सभी से बात करने लगा और सोचा कि किसी एजुकेशनल काइंड ऑफ थिंग करें, हम लाइब्रेरी खोलें, लोगों को जोड़ने की कोशिश करें कि हमारे इलाके में कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, किनकी क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन होता है कि हमारे आसपास माशरे के लोग सोचने लगते हैं कि ये तो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम इस तरह वॉलंटरी नहीं करेंगे, वाई नॉट वी हैव दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको हम यूज़ करके इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। तब मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया और शुरुआत में अपने से खुद से बनाया वीडियो और उसके ज़रिए बच्चों को समझाना, पेरेंट्स समझाना, ये सारी चीज़ करने का, जिसकी स्कूलिंग अच्छी हो, जो पढ़ सके। ये चीज़ें हमें समझाने की ज़रूरत थी। बच्चों को हमने समझाना शुरू किया कि आप फालतू वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपको लगता है मैं पोटेंशियल है और आप कुछ कर सकते हो तभी आप करो, अदरवाइज़ ये एक रिस्क वाली बात भी है कि आपने 4 साल 5 साल लगा दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ आपका। अलॉन्ग विथ आपके साथ बैकअप प्लान भी रहा। तो हमारी जर्नी शुरू हो गई। बट मकसद मेरा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच करें, स्पेशली वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, वैसे बच्चे जिनको पता नहीं है, हम उनको गाइड कर सकें। तो ये शुरुआत हमने वहाँ से की और काफ़ी माशाल्लाह आज हमारे साथ लगभग 2 लाख बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पे। तब हम बहुत पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि जब आप बच्चे थे, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने कॉलेज कहाँ से पूरा किया, और ये जो भी आपने किया ज़िंदगी में वो क्या है? हाँ, पहले इससे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे बिहार में कहाँ से? बिहार में मुंगेर से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे एक स्टेट स्कूल होता है, वहाँ पे मैंने शुरू से ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश होती थी शुरू से कि मैं डॉक्टर बनूँ।
और उसके लिए मैंने कोशिश भी की थी। फिर उसके बाद मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, उसमें भी 70% मार्क्स थे। फिर मैंने +2 किया, उसमें 75% मार्क्स थे। ग्रेजुएशन में भी मैं 3rd टॉपर था अपने पूरे कॉलेज में, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया मैंने मेडिकल की भी तैयारी की थी, डेंटल मैंने क्लियर किया था। मतलब रैंक तो आपने एडमिशन क्यों? हाँ मैं बता रहा हूँ, रैंक मेरी अच्छी नहीं थी इसलिए मुझे डेंटल मिला। बट होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, वो मेरी गलती थी। मैंने सोचा जब मैं डेंटल कर सकता हूँ, व्हाई नॉट आई शुड इन्वेस्ट 1 more ईयर टू गेट बेटर रैंक और फिजिशियन मिले। बट उसके बाद फिजिशियन नहीं मिला मुझे। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब यार एज भी निकल रही है, वक्त भी है नहीं हमारे पास, तो हमें इमीडिएट कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए और ये करना चाहिए। ये सभी स्टूडेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के लिए वक्त बहुत कीमती है, एक एक पल उसको ज़ाया ना कीजिए। हमने इमीडिएटली उससे सोचा कि जब मेरे मेडिकल नहीं जा सकता, तो अभी मैं MBA का बहुत क्रेज़ था उस टाइम, तो हमने MBA सिम्बायोसिस पुणे से किया और आज मैं एक IT फर्म में हूँ माशाल्लाह, एज ए असिस्टेंट मैनेजर हूँ और यूट्यूब को मैं अलग से करता हूँ। तो आप ये दोनों चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मैनेज, देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट, आपके लिए भी, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने वक्त को, जैसे मैंने बताया कि एक एक पल का सही यूज़ कीजिए। वो चीज़ें हमें डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सभी जानते हैं टाइम मैनेजमेंट। हम इस टाइम मैनेजमेंट को किस तरह मैनेज कर दिए मैं जानता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जॉब करते हुए UPSC की तैयारी कर रहे हैं और वो भी क्रैक कर रहे हैं। तो इसके पीछे बस टाइम मैनेज, तो वो टाइम मैनेजमेंट मैं देखता हूँ। वीकेंड 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे, आई इन्वेस्ट बोथ द डेज कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकें। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। आपने IAS, IPS और तमाम ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया है जो बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं। जी। लेकिन आपको कौन से वो ऐसे 3 इंटरव्यू लगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा सीखने को मिला? मैंने एक अभिषेक थे, उनका इंटरव्यू लिया था। एक अपाला मिश्रा हो गई और जुनैद अहमद। अगेन जुनैद अहमद का जब से पहला इंटरव्यू लिया था, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू देना, दोनों बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। उस टाइम मैं भी नर्वस था कि क्या पूछूंगा, कैसे पूछूंगा। एक दिन पहले मैंने तैयार की थी क्वेश्चन कि ये पूछेंगे, इस तरह से तैयारी की थी। बट वो सारी चीज़ें अलग सी चली गई। मतलब जब मैं उनके सामने गया इंटरव्यू लेने के लिए, तो वो शीट खोल के रखा, बट उस शीट को देखा ही नहीं मैंने। ना पूछे होंगे सवाल? हाँ, क्योंकि वो जो रिदम और वो जो लय और वो जो कॉन्टेक्ट, बोलने का, सुनने का जो शुरुआत हुई थी, बहुत अच्छा था। मतलब ही इज़ ए वेरी गुड गाय। यहाँ तक कि मैं इंटरव्यू लेते लास्ट में उनके पर्सनल लाइफ पर पहुँच गया कि सर शादी कब कर रहे हो, और वो जो एक वर्ड था वो बहुत क्लिक कर गया हमारी वीडियो मतलब वायरल बनाने में। तो जब उनसे बात मैंने शुरू की, तो ही इज़ ए वेरी, मतलब बहुत टैलेंटेड, इंटेलिजेंट नहीं थे, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे। बट उन्होंने यही बताया तनवीर कि देखिए सिविल सर्विसेज बहुत, ये रॉकेट साइंस नहीं है, हर स्टूडेंट कर सकता है, बट परसिवरेंस होनी चाहिए, इसमें डेडिकेशन होनी चाहिए, हार्डवर्क और एक ज़िद होनी चाहिए कि हमें ये करना है। तो उनसे एक चीज़ मैंने ये सीखी कि जो ज़िद वाली बात है, अगर आप में ज़िद आ जाएगी, सीरियसनेस आ जाएगी, तो बाकी की सारी चीज़ें होते हैं ना, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखा कि डेडिकेशन, सीरियसनेस के साथ डेडिकेशन होनी चाहिए आप में, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और इट डजंट मेक एनी डिफरेंस आपका बैकग्राउंड अच्छा है कि नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड, एकेडमी रिकॉर्ड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, एवरेज स्टूडेंट, तो भी आप UPSC क्रैक कर सकते हैं। ये मुझे उनसे सीखने को मिला। अपाला मिश्रा जी थी, वो भी डाउन टू अर्थ हैं बहुत। एक होता है ना, एक एटीट्यूड आ जाती है जब आप बनते हो सिविल सर्वेंट, तो लेकिन उनमें बहुत ही नॉर्मल बिहेव, शी इज़ ए वेरी सोफिस्टिकेटेड, नॉर्मल, डाउन टू अर्थ गर्ल। और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को हमको ये मिला कि जो चीज़ें आपको दिखती हैं एक्चुअल में वो है नहीं। बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उनका ये कहना था, तन्वी देखो जब हम सिविल सर्विस की तैयार कर रहे हैं, तो उस टाइम की जो स्ट्रगल होती है वो अपनी जगह पे है, लेकिन जब आपको पोजीशन मिल जाती है वो अलग होता है। आज की डेट में हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इवन कि वो जवाब भी नहीं दे पाती हैं हमें से। इट मीन्स ऑक्यूपाइड हैं वो अपने काम में। हमें लगता है कि मैं IAS बन जाऊँगा, IPS बन जाऊँगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान, नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क साइड, बंगला, घर, ये सब दिखता है। वो कहते हैं ना डार्क साइड। तो जब आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में IAS, IPS, IFS क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मोहिबुल्ला सर एक थे, उनसे भी सीखने को मिला। बहुत स्ट्रगल उनका रहा है। अभी IPS हैं, वो अपने होम टाउन कैडर में, पटना में है, मोहिबुल्ला अंसारी। और उनकी स्ट्रगल बहुत रही है लाइफ में। बीच में मेंटली भी डिस्टर्ब थे वो, लेकिन वो कंटिन्यू लगे रहे अपनी प्रिपरेशन में, और आखिरी
दम तक उन्होंने हिम्मत की और फाइनली उन्होंने क्रैक किया। उनकी स्टोरी से ये पता चलता है कि अगर आप मेहनत सही से करोगे ना तो कामयाबी मिल जाएगी। हालांकि उनकी लाइफ में अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है, उनकी लाइफ में भी आया था, कुछ पर्सनल इशूज़ थे, फिर उसके बाद भी वो उभरते हैं, गिर के उभरे हैं वो। तो मतलब कभी भी आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मौकाम भी आ सकते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाए, आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ आ जाए कि आप कुछ नहीं कर पाओ, लेकिन इसके बाद भी गिर के उठना मैंने मोहिबुल्लाह सर से सीखा। और एक रिसेंट अभी सूरज जी उनका भी बहुत अच्छा है, आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं सूरज तिवारी, हमारे YouTube चैनल पर भी अपलोडेड है, उनकी सर वीडियो के हमने पढ़ी YouTube है। चैनल पर भी अपलोडेड है। आप सूरज तिवारी सर की वैसे वीडियो भी बंदे देख जिसके सकते हैं। हाथ पैर एक एक्सीडेंट कट जाते हैं, वैसे बंदे जिसका भाई की डेथ हो जाती है, वो बंदा दिल्ली आके जेन्युइन एडमिशन लेता है, यूपीएससी तैयार करता है, सिविल सर्विसेज निकालता है। इससे बढ़ के और क्या, आप तो नॉर्मल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर, आपका जो YouTube चैनल है V2 मीडिया IAS, उस पर आने वाले टाइम में हमें और क्या क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसे कि मेरा यही मकसद है, जो इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचें और उनकी हेल्प कर सकें बेसिकली। और इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव हम लेने वाले हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि बुक्स नोट्स वगैरह के लिए कुछ इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, डोनेट योर बुक्स एंड नोट्स करके, और हमने जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको मैंने भेजा भी है। ये इनिशिएटिव है। दूसरी इनिशिएटिव, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हालांकि बोल रहा हूँ, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि जहाँ पे हर एक स्टूडेंट को हम एक सप्लीमेंट दे सकें। मतलब हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको ये नहीं कि मेंस की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं। आपको एक होता है ना फाइन ट्यून करना, आपने कपड़े पहन लिए धोए हुए, आप साफ़ सुथरे हो, लेकिन आपने कपड़े पे प्रेस नहीं किया। अगर प्रेस कर लोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो उसको पॉलिश कर सके, आपको फाइन ट्यून कर सके, आपको सप्लीमेंट कर सके, उस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स मैं कुछ इनिशिएटिव ले सकता हूँ आने वाले दिन में। और अब आते हैं हम थोड़ा YouTube की तरफ। तो आपने लगभग कितने साल मेहनत की है YouTube पर? शुरुआत में तो जैसे मैंने बताया कि हो गया अपने आप शुरू। उसके बाद जब कोविड आया बीच में, तो काफ़ी वक्त हमें मिला, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो गई थी ऑफिस वगैरह से। तो उस वक्त मैंने काफ़ी इस पर मेहनत की, और एक्चुअल में जो चैनल ग्रो हुआ उसी टाइम हुआ हमारा। तो बस वही है। मैंने ऐसा नहीं कि इसको इस तरह से बनाया कि हमें इसे अर्निंग करनी है और इससे हमें कमाना, ऐसा नहीं है। शुरुआत मैंने की, आप सभी को बता दिया, और बस ऐसे ही ये चल रहा है। ऐसे लोग जो YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक एनालिसिस बताती है यूट्यूब की, डेली बेसिस पर 60 से 70 लाख नए कंटेंट क्रिएटर आते हैं डेली स्पेसिफिक, और उसमें से 40% बैक कर जाते हैं। 40% 50% हो जाते हैं। कहने मतलब ये है कि यूट्यूब बनाना 2 मिनट में मैं बना के दे दूंगा आपको, लेकिन उसको चलाना, कंसिस्टेंटली ग्रो करना, आगे बढ़ना, लोगों को देखने में लगता है आसान है, लेकिन ये बहुत ही टफ चीज़ है। हम जो है टॉपर्स तक पहुंचते हैं, उनकी इंटरव्यू कवर करते हैं, उस कंटेंट को घर पे लाके एडिट करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैगिंग करनी होती है, थंबनेल बनाना होता है, एंड देयर इज़ नो गारंटी कि वो वीडियो चलेगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत के बाद हम ये काम करते हैं, तो इसके पीछे जो होता है बहुत काफ़ी मेहनत होती है। लोगों को दूर से देखने में लगता है कि यार ये यूट्यूब कर लेते हैं, वीडियो बना लेंगे, फेमस हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए इसमें वक्त लगता है। बट ये है कि कुछ चीज़ें हैं ना, वो आप डिपेंड करती है। कोई भी एक वीडियो अलग हुआ तो वायरल हो गया, तो आप वायरल हो गए, लोग जाना शुरू कर, लेकिन इससे मेहनत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी काम आसान होते हैं, हर एक काम में मेहनत होती है, बट वही मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंट बने रहना पड़ेगा, आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है, बीच में मैंने फालतू वीडियो डाल दी, क्यों देखेंगे स्टूडेंट? माने मतलब वीडियो जिससे स्टूडेंट कुछ सीखे, कुछ फ़ायदा हो, तो ये चीज़ें हैं। यानी कि आपकी नज़र में कंसिस्टेंसी और क्वालिटी दोनों मैटर करती है? क्वालिटी तो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में आप अगर टाइप सिर्फ करोगे चैट GTP पे वीडियो, तो आपको उससे रिलेटेड हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी, लेकिन मतलब कि 1-2 वीडियो ही होंगी जो कि दिखे जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं, आपको अलग करना पड़ेगा, तभी आपकी चीज़ें चलेंगी। अब हम आते हैं आपकी इनकम सोर्सेज के ऊपर। यूट्यूब के थ्रू आपके कितने इनकम सोर्सेज हैं और कितनी अर्निंग कर लेती हैं आप? ऐसा इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं होता है। आप जानते हैं व्यूज़ पे डिपेंड करता है। जब आपकी व्यूज़ अच्छी गई तो कुछ आ जाते हैं रेवेन्यू, जब व्यूज़ नहीं गए तो कभी कभी नहीं भी आता है।
केवल रेवेन्यू ही अर्निंग सिस्टम, अर्निंग का सोर्स आपका, या फिर इसके अलावा भी कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह? हाँ, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे पास कांटेक्ट करते हैं कि सर आप कोई अच्छी वीडियो में हमें इंटीग्रेट कर दिया हमारे प्रमोशन को, या फिर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दिए। तो उनकी जब रिक्वेस्ट आती है तो हम एक बार चेक करते हैं कि सही में वो ब्रांड जेन्यून है कि नहीं है, फेक है क्या है। एक दो, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार धोखा मैं खा चुका हूँ। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैंने प्रमोट किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो गलत था। फेक। तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन मेरी थी, क्योंकि स्टूडेंट का जो है ट्रस्ट हम पे है, और वो पल मैं रात में सोया नहीं था, क्योंकि बच्चे खुद फ़ोन कर बोल रहे हैं सर आपके कहने पे मैंने ऐसा किया, ठीक है आपकी भी गलती नहीं थी। अभी भी मुझे ब्लेम नहीं करा, लेकिन हमें अंदर से लग रहा था, क्रेडिबिलिटी होती हाँ है ना। क्रेडिबिलिटी, लेकिन फिर भी अंदर से मुझे लग रहा था कि गलती मेरे से हुई है। तो हम प्रोडक्ट को जरूर चेक करते हैं, उसकी जो उसकी सैंक्टिटी हम चेक करते हैं सही में है, उसके बाद ही प्रमोट करते हैं। तो बहुत सारी हमारी बातें हुई, एक आखिरी मैसेज जो सारे व्यूअर्स को आप हमारे दें। देखिए मेरा तो यही मानना है कि देखिए मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एक आपने सुना होगा, एंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, और जब जो होना है तभी होगा। ये दो तीन चीज़ें हैं। और एक इसमें सबसे हट के एक चीज़ ये है जो मैं बार बोलता हूँ कि एक है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, एक आपने सुना होगा कहावत, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। इरादा कीजिए कि हमें ये करना है, ईमानदारी के साथ। हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, मास कॉम में आप अच्छा कुछ भी इरादा सिर्फ कीजिए, और नेक दिल से इरादा कीजिए। तो आप जब इरादा अच्छे तरीके से करेंगे, समझ लीजिए 40% आपका काम हो गया। मतलब कि आप जब चाह लोगे कि हमें ये करना है तो राहें आसान हो जाएंगी आपकी।